नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है सीटेट के रिलेटेड, अर्थात सीटेट में अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसका आज हम लोग टेस्ट करेंगे। अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज हम आपको पेपर ही हल कराएंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का पेपर है और पहला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन देखिए कितने अच्छे से पिता ने एक रूढ़िवादिता की बात कही है। अब पकड़ना है आपको, क्योंकि हमने आपको जेंडर रूढ़िवादिता के प्रश्नों को हल कराया है और उसमें हमने बताया है कि ऐसा कोई भी शब्द यूज मत करिएगा जो कि रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करे। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कह देंगे कि खाना सिर्फ लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए गणित पढ़ना आसान है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अब लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। रोने का अर्थ ये थोड़ी है कि केवल लड़कियां ही रोएंगी। या दूसरा ऑप्शन देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, गलत। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये भी गलत। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी गलत। सही क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि लड़कियां रोने का अर्थ यहाँ लड़कियों की तरह व्यवहार न करना। इसका मतलब कि जो पिता कथन है, पिता ये कह रहा है कि जो पुराने ज़माने में नियम बन गए हैं कि लड़कियां रोती ही हैं, लड़कियां इमोशन अपना दिखाती हैं, तो ये सब रूढ़िवादिता को जन्म दे रहा है। इसलिए लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में, अब ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा कह रहा है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा कह रहा है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। और चौथा कह रहा है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अब आप बताइए, प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? प्रगतिशील कक्षा वो कक्षा है जिसमें बच्चे को उनके ज्ञान के आधार पर अवसर देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मौका देंगे विद्यार्थी को, जितना ज़्यादा बच्चे को अवसर देंगे, वो विद्यार्थी क्या करेगा, उतना ज़्यादा ही करके सीखेगा। प्रगतिशील का मतलब ही होता है स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना। अब स्वयं करके सीखना कब होगा? जब आप विद्यार्थी को अवसर देंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक आ गए वाइगॉस्की। हमने वाइगॉस्की को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब वाइगॉस्की किससे संबंधित है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए। यहाँ पर देखिए, वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अध्यापिका कर क्या रही है? संकेत और इशारा। वाइगॉस्की का संकेत देना, आपको हमने जब वाइगॉस्की के बारे में बताया था तो हमने कहा था कि जैसे ए और बी दूरी है, बच्चा यहाँ पहुँचना चाह रहा है। अब बच्चा यहाँ पहुँचने के लिए मतलब ये क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन किसी की मदद की ज़रूरत है। तो मदद कौन देगा? MKO, मतलब जो अधिक ज्ञानी, दूसरा जो ज़्यादा ज्ञानी होगा वो मदद देगा। ये क्षेत्र ZPD जो बच्चा क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन जो मदद देता है, अस्थाई मदद देता है या अस्थाई इशारा करता है या संकेत देता है, वो क्या कहलाता है? स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, हमने कहा था। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अधिगम के लिए पाढ़, आधारभूत संरचना का काम करेगी। जो स्कैफोल्डिंग है, इसका हमने अंग्रेजी स्कैफोल्डिंग कहते हैं और हिंदी में पाढ़ कहते हैं। स्कैफोल्डिंग को ही क्या कहते हैं?
पाड़ कहते हैं और ढांचा कहते हैं। कौन सा? वाइगॉस्की के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्कैफोल्डिंग की बात है, इशारा या संकेत कर रही है, जो कि स्कैफोल्डिंग कहलाता है वाइगॉस्की के अनुसार, और इसे हिंदी में पाड़ या ढांचा कहते हैं। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, सामाजिकरण के संदर्भ में कथन सही हमको ढूंढना है। पहला कथन क्या कर रहा है? विद्यालय सामाजिकरण एक द्वितीयक कारक है, बिल्कुल है, और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, प्राथमिक है ही नहीं, गलत हो गया आपका। तीसरा ऑप्शन कर रहा है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक, परिवार प्राथमिक कारक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। देखिए, तीनों ऑप्शन में जो हमने गलत किया है, सब में परिवार को द्वितीयक कारक बताया गया है, जबकि बच्चे के समाज का पहला कारक कौन होता है? परिवार होता है प्राथमिक कारक, इसलिए आपका पहला ऑप्शन ही सही है। कितना अच्छा, ये सारे प्रश्न हमने आपको बताए हैं, शिक्षण के रूप में भी बताए हैं, वैसे भी बताए हैं। देखिए, आप पेपर ही मैं हल करा रहा हूँ, अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताते चलिए। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत पहले समझिए किसका है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है, और यह किस पर जोर देता है? यह जोर देता है दशाओं पर। अब चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं, यहाँ बुद्धि लब्ध केवल, अब केवल आ गया, इसलिए इसको हम गलत करेंगे। केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। हमने केवल कहा था कि निगेटिव कीवर्ड है, इसलिए गलत। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, बिल्कुल नहीं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यही बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहता है। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने यही कहा था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, इसमें 8 से 9 अलग अलग प्रकार होते हैं, विभिन्न दशाएं होती हैं, और बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। आपका तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग, क्या कोहलबर्ग को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, मतलब दूसरे इसे स्वीकृति देने का मतलब अच्छा लड़का बन रहा है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की वाली कंडीशन। और ये किसमें है? प्रथागत में है, दूसरे में है, प्रथा पूर्व में नहीं है, उत्तर प्रथागत में है ही नहीं, अमूर्त संक्रियात्मक इनमें है ही नहीं, वो तो सबसे लास्ट में है। तो कौन सा सही होगा? प्रथागत, अच्छा बनने की कोशिश हो रही है। नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? प्रथागत चरण को दर्शाता है। इसमें बच्चा क्या होता है? समाज के नियमों और दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कार्य करता है। तो कौन सा? आपका 2 सही हो जाएगा। सारे प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे। आज आपको स्कोर देखना है, कितने स्कोर आप गेन कर लेते हैं। सब लोग कमेंट में स्कोर को जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है, पेपर ही है आपका, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट, लेओ वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। अब देखिए, एक वाइगॉस्की का प्रश्न चला गया, दूसरा वाइगॉस्की का प्रश्न आया है। इसीलिए जब आपको हम पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि 5 से 6 नंबर इससे आएंगे, तो ऐसे ही नहीं कहते, आता है। यहाँ देखिए, सांस्कृतिक उपकरणों की बात कर रहा है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में गुणारोपण, और तीसरे में अभिप्रेरणा, और चौथे में संतुलीकरण। हमने इनका कोड भी बताया है कि जब वाइगॉस्की से रिलेटेड आएगा तो समाज या सांस्कृतिक जरूर रहेगा। इसमें देखिए, पहले ऑप्शन में ही सांस्कृतिक उपकरणों की बात कहा है, और यही सही है। नेक्स्ट आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण बिल्कुल नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध भी नहीं, विकास का समीपस्थ क्षेत्र भी नहीं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र किसका है? वाइगॉस्की का है, जेडपीडी। स्कीमा, मनोबंध, इसके लिए स्कीमा क्या है? स्कीमा है कि बच्चे अपने जो जानकारी होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं? संग्रहित कर लेते हैं, फिर अपने संग्रहित करके मानसिक ढांचे में तैयार कर लेते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, इसी को कहा जाता है स्कीमा। बच्चों का जो छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी जानकारी को एक कर लेना स्कीमा कहलाता है। तो ये पियाजे से 1 नंबर देखिए, 8वां प्रश्न पियाजे का। उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, फिर जीन पियाजे का आ गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की कौन सी है? दूसरी, सेकेंड स्टेज है। अब इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या सोचेगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास। ये हो सकता है 2 से 7 वर्ष बच्चे में? नहीं हो सकता, गलत है। विचार सोच में केंद्रीकरण, बिल्कुल यही है। बच्चा एक चीज पर अपनी ध्यान केंद्रित करता है, किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है और उस पर ही उसको ही विशेषता देता है। तो एक ही विचार, एक ही सोच का केंद्रीकरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य गुण। अब देखिए 2 नंबर का पियाजे से आ गया है, एक 8वां और 9वां। ऐसे ही सवाल बनते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही के बारे में पूछ रहा है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं, बिल्कुल गलत। जब व्यक्तित्व वैयक्तिक विभिन्नता सब में अंतर है तो विकास की दर सबके लिए समान कैसे होंगी? गलत। विकास केवल है इसलिए गलत, विकास केवल है इसलिए गलत। देखिए कीवर्ड कितना काम कर रहे हैं, आपने 2 और 3 ऑप्शन केवल से ही काट दिया। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? बहुआयामी होती है, क्योंकि इसमें शारीरिक नहीं, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तीनों जो है प्रभावित करते हैं और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। सारे प्रश्न यहाँ जो भी पढ़ाए गए हैं वो पेपर में आते हैं और पेपर में जो आता है वही यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? देखिए विकास का क्रम, पहला ऑप्शन कह रहा है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। दूसरा अमूर्त, अमूर्त आपका तीसरा होता है। फिर सबसे पहले अब देखिए ये चारों ऑप्शन पढ़िए और चारों ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग दी गई हैं? पियाजे के अकॉर्डिंग। अब पियाजे ने सबसे पहले किसकी बात करी थी? सेंसरी की, फिर कॉन्क्रीट की, फिर अब्स्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर देखिए सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, कौन सा? ए ऑप्शन ही सही होगा। सबसे पहले सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। आप लोग भी करते जाइए और स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस पेपर से फ़ायदा पा रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हम ऐसे ही और वीडियो लेके उपस्थित होंगे। अब देखिए सांवेदिक में क्या होता है? बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो फिर क्या करता है? ठोस वस्तुएं, तो यहाँ मूर्त। फिर कल्पना के बारे में सोचने विचारने की बात करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमूर्त। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? अधिगम प्रक्रिया में बाधा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं अधिगम प्रक्रिया में बाधा नहीं होती हैं, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड भी नहीं है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा पर जोर होना चाहिए। जब समावेशी की बात आ जाए, आप एक चीज़ जान लीजिए, सब कुछ एक साथ कहलाता है क्या? समावेशी। ये सब कोड हैं परीक्षा में प्रश्नों को हल करने का। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को, तो ये सही है, गलत। गलत। अभिभेदी समरूपी निर्देशों को भी गलत। सामाजिक पहचान के आधार पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव करेंगे। समावेशी का मतलब है सबको एक साथ लेके चलेंगे। हर बच्चे, देखिए यहाँ आ गया हर बच्चे, मतलब सभी बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, और यही आपका 4 नंबर सही है। समावेशी आ जाए, सभी को एक साथ, ये आप कोड याद रखिए और प्रश्न को हल करिए। अब यहाँ पर है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र हम नहीं कह सकते, विकलांग छात्र हम नहीं कह सकते, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, बिल्कुल सी ऑप्शन हम कह सकते हैं। तीसरा आपका सही है, क्योंकि ये अधिनियम भाषा के प्रयोग पर जोर देता है और इसमें विकलांग या मंद बुद्धि या दिव्यांगता जैसे जो शब्द हैं उसको गलत माना गया है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि छात्र वह छात्र जो शारीरिक रूप से क्या है, दिव्यांगता है या दिव्यांग है, ऐसे शब्द का यूज करेंगे। अगला प्रश्न आपका, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए नहीं पर सबसे पहले लगा लीजिए, नहीं करना चाहिए। अधिगम में कठिनाई हो रही है,
अब किसको, छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल उसको तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं करना चाहिए, नहीं के बारे में पूछ रहा है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों उपागमों का इस्तेमाल बिल्कुल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना भी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, जटिल देखिए निगेटिव है, बच्चे में जटिल कठिन ये सब, कठोर दंड ये सब नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं, इसलिए यही आपको नहीं करना चाहिए। तो कौन सा गलत हो जाएगा, चौथा नंबर का गलत है, लेकिन प्रश्न के अनुसार नहीं पूछा इसलिए चौथा नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता जो है एक अपसारी चिंतन होती है, इसमें एक ही समस्या के अलग अलग समाधान होते हैं, समस्या एक होगी लेकिन समाधान कई तरीके से होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अपसारी चिंतन। तो कौन सा, बी ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ कम परिज्ञानता दिया है, अपसारी चिंतन, असक्रियता और असतर्कता, तो इसमें कौन सा सही होगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि से अधिगमकर्ताओं का मतलब जो विविध पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं उनको संबोधित करने के लिए अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बात टालनी, टालनी का मतलब ही गलत हो गया। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही कर रहा है, अभी हम इसको सही कर रहे हैं। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उतना सटीक नहीं है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, इसलिए कौन सा सही होगा, दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला प्रश्न आपका, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। सुसाध्य का मतलब किस प्रकार से हल किया जा सकता है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, बिल्कुल अभी हम इसको सही मान के चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल का बढ़ावा देकर, ये गलत है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर हम समस्या समाधान की क्षमताओं को क्या कर सकते हैं, सुसाध्य कर सकते हैं। ये क्या है, समस्या समाधान के बारे में हम समझें। कोई भी समस्या है वो अगर आपने पुरानी सीखी हुई जो समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं नई सीखी हुई समस्या से, तो इसके लिए है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आपका तीसरा सबसे अच्छा उदाहरण माना जाएगा, सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए तीन विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड देकर, बिल्कुल कीवर्ड निगेटिव गलत कर देंगे। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तो इसको हम अभी सही कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर अधिगम अप्रेरणा को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यंत्रवत याद, याद भी निगेटिव है इसलिए गलत। कौन सा, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधिगम की अप्रेरणा को हम लोग क्या करेंगे, कायम रख सकते हैं। तो कौन सा, आपका दो सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हम लोग चर्चा किए हुए हैं और सभी प्रश्न मिले हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी क्या है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही। बच्चों को अधिगम हेतु अप्रेरित अभिप्रेरित, शर्मिंदगी कभी अभिप्रेरित करेगी नहीं इसलिए गलत। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए भी गलत है। सबसे अच्छा क्या है, जो शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आपका बी दूसरा नंबर सही है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। हमें अध्यापन अधिगम का मतलब पढ़ना और पढ़ाना, विषय वस्तु को याद करना, निगेटिव कीवर्ड, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही। बिना विश्लेषण अवलोकित करना गलत, अनुकरण नकल और दोहराना भी गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा क्या है, अगर हमें अधिगम और अध्यापन का कार्य करना है तो जो प्रभावशाली माध्यम है क्या होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। कौन सा, दो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये त्रुटियां क्या होती हैं, त्रुटियां सहायक होती हैं बच्चों के अधिगम में। अब यहाँ देखिए इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित, दंड की मात्रा से गलत हो जाएगा।
ये सब कीवर्ड हमने बताया है आपको, ध्यान दीजिएगा। यही हमने कहा था कि सारे ये परीक्षा में काम करेंगे। ये समझिए आप परीक्षा में बैठे हुए पेपर को हल कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या करा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं, गलत। अधिगम, अब ये केवल कीवर्ड नेगेटिव है इसलिए गलत। कौन सा, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो त्रुटियां हैं ना, त्रुटियां बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, बच्चे को कहाँ मदद करने की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में बताती हैं। इसलिए त्रुटियां अधिगम में सहायता देती हैं, अर्थपूर्ण होती हैं, इसलिए 2 ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, बिल्कुल सही। वो आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे तो काहे कठिनाई होगी। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बिल्कुल गलत, तब कठिनाई होगी नहीं। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, भी गलत। कौन सा, ए आपका सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई तब होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आपका, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था के बारे में बताना है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है संतुलित उत्तेजना और उत्तेजित भय नहीं, तीसरा ही सही। उच्च उत्तेजना उच्च भय, भय होगा तो आप अधिगम सीख ही नहीं पाएंगे। उच्च भय, निम्न उत्तेजना भी गलत। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, आपका सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है सीखने की। तो कौन सा, आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान बच्चों की संरचना में कैसा होना चाहिए। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, जब बच्चों की भूमिका नहीं होगी तो बच्चे सीखेंगे कैसे, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल 3 ऑप्शन आपका सही होता है। क्योंकि बच्चे खुद अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं, वो निष्क्रिय श्रोता नहीं, सक्रिय श्रोता की भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपका बी तीसरा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अब इसमें देखिए, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, गलत। प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। असफलता अनियंत्रित है, गलत। तो कौन सा सही, ए सही हो जाएगा। योग्यता सुधार्य है। यहाँ योग्यता सुधार का मतलब कि मेहनत से हम अपनी क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और यही धारणा अधिगम में उपयुक्त मानी जाती है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और अपने जो है योग्यता को सुधार सकते हैं। तो आपका कौन सा, एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अब देखिए, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ये पाठ्य पुस्तक उतना नहीं होती हैं, इसलिए आपका 2 तो गलत। बारंबार परीक्षाएं भी नहीं है। अन्वेषण संवाद, सबसे अच्छा आपका 4 ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है संवाद करेगा, प्रश्न पूछेगा, चर्चा करेगा, तो उसकी जो समझ होगी क्या होगी, गहरी समझ हो जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, अन्वेषण और संवाद। अगला, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन की सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। जो व्यक्तिगत वाक है लेव वाइगोत्स्की का, वो सेल्फ रेगुलेशन की बात करता है, स्वनियमन की बात करता है, इसलिए आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, स्वनियमन की बात कहा है, इसलिए यही सही है। बी ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित कराना, बिल्कुल गलत। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी गलत है। विभाजित करना होना ही नहीं चाहिए। समावेशी कक्षाओं पर जोर दिया जा रहा है एनसीएफ के माध्यम से। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल आपका तीसरा सही है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना भी गलत हो जाएगा। कौन सा, तीसरा सही है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी की जो जरूरत है, उनकी जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए, पहचान करने के लिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट, ये बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। केवल
अनुवांशिकता गलत, केवल पर्यावरण गलत, ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण भी गलत। देखिए ये होते हैं कीवर्ड। हम लोग 5 मिनट की कक्षा में आपको पूरे कीवर्ड बताए थे और ये सोचिए कीवर्ड कितना मदद कर रहे हैं। 3 ऑप्शन आपने काट दिया, केवल, केवल, ना, तीनों नेगेटिव कीवर्ड हैं। बचा कौन? एक ऑप्शन बचा 4। आंख बंद करके लगा दीजिए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो ये चूंकि इसमें क्या होता है ना, इन दोनों के माता पिता के जो गुण हैं और हमारे आसपास इन्वायरमेंट के जो गुण हैं उनके अंतःक्रिया का परिणाम होता है बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है बच्चों में, तो इन दोनों के परिणाम से होती है। तो ये 30 प्रश्न पेडागॉजी पेपर के थे। अब आप लोगों का काम है अपने स्कोर को कमेंट में करिए और इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में नेक्स्ट क्लास के बारे में बताइए, उसका हम वीडियो बना के आपको देंगे। और आप चेक करिए हमारे जो प्लेलिस्ट में क्लास हैं उस क्लास से चेक करिए कि जितने प्रश्न 30 प्रश्न पर हम लोगों ने चर्चा किया, ये 30 के 30 प्रश्न सीडीपी के क्या क्लास से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है कि नहीं। ये होता है पढ़ाने का तरीका कि जो भी पढ़ाया जाए आपके लिए बेहतर हो, कम समय में अच्छा रिजल्ट, अच्छा स्कोर आपको दे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जिस भी अपने स्कोर को कमेंट में बताइए और जिस पर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट कर दीजिए। तो आज बस पेडागॉजी ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।